होगी यूपी से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक। ऑन स्पॉट जस्टिस के एनकाउंटर मॉडल की, पुलिस एनकाउंटर में मारे जा रहे बदमाशों को लेकर हो रही सियासत की। आज आपको बताऊंगी कि यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर विपक्ष क्यों शोर मचा रहा है। समाजवादी पार्टी क्यों कह रही है कि जब उसकी सरकार आएगी तो एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। बदलापुर दुष्कर्म कांड के आरोपी के एनकाउंटर पर क्यों सियासत हो रही है। शिवसेना शिंदे गुट के समर्थक जश्न मना रहे हैं तो कांग्रेस के नेता एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। प्रहार में आपको यह भी दिखाऊंगी कि मध्य प्रदेश में सुल्तानपुर कांड कैसे दोहराया गया है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कुशीनगर की, जहां योगी की पुलिस का एक्शन जारी है, जिसे लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। कुशीनगर में पुलिस ने जाली नोट के इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने जाली नोट के खेल में समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5.5 लाख से ज्यादा के जाली नोट मिले हैं। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों में समाजवादी पार्टी के 2 नेशनल लेवल के लीडर भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना रफी खान और बबलू है, जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। तो जाली नोट का इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ यूपी पुलिस की तरफ से किया गया है। लेकिन इसमें सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि 2 लोग जो इस जाली नोट के गैंग में शामिल हैं, वो 2 लोग समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। तो सपा नेता पर एक बार फिर कुशीनगर में शिकंजा कसा गया है। एक के बाद एक जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उसमें पार्टी के नेताओं का निकलना, पार्टी के नेताओं का ताल्लुक होना कई सवालों को जरूर खड़े करता है। हालांकि अभी इस पर सियासत होना बाकी है। इस पर क्या स्टैंड समाजवादी पार्टी का सामने आएगा, कैसा पलटवार यूपी सरकार की तरफ से किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि नकली नोट का ये खेल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें रफी अहमद, औरंगजेब, नौशाद खान, परवेज इलाही, शेख जमालुद्दीन और नियाजुद्दीन शामिल हैं, जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार यूपी पुलिस की तरफ से कर लिया गया है। आइए सबसे पहले आपको कुशीनगर में जाली नोट के इंटरनेशनल गैंग को चलाने वाले आरोपियों के नाम की लिस्ट दिखाती हूं, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। जाली नोट के खेल में पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है रफी अहमद, औरंगजेब, नौशाद खान, परवेज इलाही, शेख जमालुद्दीन और नियाजुद्दीन। ये वो लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इनके हवाले से अभी कई और खुलासे हो सकते हैं, या इनके हवाले से अभी कई और लोगों तक पुलिस के हाथ पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन लोगों से अब पूछताछ पुलिस की तरफ से की जाएगी। यूपी में इस समय योगी की पुलिस का खौफ अपराधियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। कुशीनगर में भी गिरफ्तारी के बाद आरोपी रहम की भीख मांगते नजर आए। व्हील चेयर पर बैठे आरोपी पुलिस से माफी मांगते रहे और फ्यूचर में ऐसी गलती ना करने की कसम भी उनकी तरफ से खाई गई। अपराधियों का साथ नहीं देंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे। माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए। अपराधियों का साथ नहीं देंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे। माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ करिए। तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो विपक्ष के निशाने पर रहती है, उस उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ अपराधियों के बीच में कैसा है, वो इन तस्वीरों को देखकर या इस माफी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुशीनगर की पुलिस ने जब जाली नोट के गैंग पर शिकंजा कसा तो 2 हैरान करने वाले खुलासे हुए। आरोपियों में समाजवादी पार्टी के नेशनल लेवल के 2 नेता भी शामिल हैं। पहली तस्वीर गैंग के मास्टरमाइंड रफी खान की है, जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। रफी खान की अखिलेश
अखिलेश यादव के साथ भी फोटो सामने आई है। वहीं दूसरी तस्वीर गैंग के मेंबर नौशाद खान की है। नौशाद खान का भी कद समाजवादी पार्टी में ठीक ठाक था। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था और अखिलेश यादव के साथ उसकी रील भी वायरल थी। तो दोनों ही ये आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दोनों का ही ताल्लुक समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी है और ये दोनों ही जाली नोट के गैंग में शामिल थे। जाली नोट बनाया करते थे, जिन्हें फिलहाल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इनसे पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधी की जाति, एनकाउंटर, सेलेक्टिव एनकाउंटर, इन तमाम बातों पर सियासत हो रही है। अब जब समाजवादी पार्टी के दो नेता गिरफ्तार किए गए हैं तो इस पर भी सियासी तूफान खड़ा होना लाजमी है। पुलिस ने नौशाद खान को गिरफ्तार किया है। यह भी समाजवादी पार्टी का लीडर है। अखिलेश के साथ नौशाद की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। एक तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नौशाद खान की सोशल मीडिया पर एक रील में अखिलेश यादव के साथ वो नजर आ रहा है। नौशाद खान अखिलेश से हाथ मिलाता हुआ भी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के साथ नौशाद खान की एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूं। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीर है ये। यहां मंच पर अखिलेश के साथ आरोपी नौशाद खान भी नजर आ रहा है। तो नौशाद खान हो चाहे रफीक अहमद हो, इन दोनों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी के साथ बताया भी जा रहा है। तस्वीरें तो कम से कम कह रही हैं कि इन दोनों ही आरोपियों के जो ताल्लुकात हैं वो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से हैं। समाजवादी पार्टी के दो नेताओं का नाम इंटरनेशनल जाली नोट गैंग से जुड़ा तो पार्टी का भी रिएक्शन सामने आया, लेकिन स्टैंड अलग अलग सुनने को मिला। सुनिए कुशीनगर में योगी की पुलिस के एक्शन में समाजवादी पार्टी के दो लीडर क्या कह रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है, तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। तो ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अरे हराया आपको जनता ने है। अभी तो जनता ने हाफ किया है। अभी 2027 में जनता साफ करेगी, तब आप क्या करेंगे। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले। जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के इस गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ़ हो जाए। और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। कानून को अपना काम करना चाहिए। जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और हम लोग भी उन्हीं विषयों पे मांग उठाते हैं जहां हमको सूचना होती है कि गलत कार्रवाई हो रही है। इस केस के तथ्यों का भी हम लोग पता करेंगे और उसके बाद जैसा होगा वैसा अपना बयान जारी करेंगे। तो भले ही समाजवादी पार्टी ये कह रही हो कि साजिशन समाजवादी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। व्हील चेयर पर बैठे हुए आरोपी माफी की मांग कर रहे हैं और ये माफी यूं ही नहीं मांगी जा रही। यूपी पुलिस की कार्रवाई है, जाली नोट बनाने का आरोप है और इसी आरोप में इन आरोपियों को पकड़ा गया है। थोड़ी देर पहले योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का भी कुशीनगर में खुलासे पर रिएक्शन आया। ओपी राजभर ने फिर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। क्या कहा ओपी राजभर ने, ये भी आपको सुनाती हूं। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। अब देखिए, कल ही योगी ने मिर्जापुर में कहा था कि समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम किसी क्राइम में सामने आ रहा है। इससे पहले अयोध्या में मोहित खान पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। मोहित खान पर नाबालिग से रेप का आरोप है। इसके बाद अखिलेश के गढ़ कन्नौज में नवाब सिंह यादव पर पुलिस का हंटर चला। नवाब यादव पर भी नाबालिग से रेप का ही आरोप है। मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर महिला से दुष्कर्म का आरोप है।
वहीं भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग पर नौकरानी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है। जाहिद बेग भी इस समय जेल में हैं। अब कुशीनगर में जाली नोट के खेल में भी 2 सपा नेताओं का नाम सामने आया है, जिसके बाद सियासत भी अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी जरूर इससे पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टैग योगी सरकार की तरफ से आगे और किया जाता है और क्या तथ्य इस पूरे केस में सामने आते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, कितना मुश्किल होगा समाजवादी पार्टी के लिए? पहले अयोध्या, फिर कन्नौज, भदोही सामने आया, मऊ सामने आया। अब आपको इस मामले में भी बताना होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं या नहीं हैं, भले ही आप इसे साजिश का नाम क्यों ना दे दें। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां पूरी चल रही हैं। अब ये 10 सीट पर उपचुनाव जितना अहम योगी आदित्यनाथ के लिए है, उतने ही अहम अखिलेश यादव के लिए भी हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब जो ये सारे मामले आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, समाजवादी पार्टी के से जुड़े लोगों के, उनके ऊपर कितने गंभीर मुकदमे हो रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी में एक चिंता तो है ही कि उपचुनाव में इसका असर पड़ सकता है। ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अब बीजेपी पहले ही से कहती आई और अब और कह रही है कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये माफियाओं की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और इन्होंने क्योंकि थोड़ी सीट जीत ली लोकसभा चुनाव में, इसलिए इनके लोगों का मनोबल बढ़ गया, मन बढ़ गया और वो आके फिर से अपराध करने लगे। तो इस तरह की बात बीजेपी कर रही है। तो जाहिर है आप समझ सकती हैं कि चुनाव, क्योंकि उपचुनाव सर पे हैं और सपा 5 सीटें उसमें जीती थी 10 में से, और वो 5 तो जीतना ही चाहती है और बढ़ाना भी चाहती है, लेकिन इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और ये क्योंकि कुशीनगर का जो मामला है, आप एक तरह से कह सकती हैं कि आर्थिक चोट देश को पहुंचाने का मामला है, काफी गंभीर मामला है वहां का। बिल्कुल रुचि, अपराध हो चाहे अपराधी का सियासी कनेक्शन हो या अपराधी की जाति, फिलहाल उपचुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर भी आ रहा है और इसी पर वार पलटवार दोनों तरफ से लगातार जारी है। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए, कुशीनगर के इस मामले में आरोपी कितने शातिर थे, उनसे बरामद चीजों से ये साफ पता चलता है। नेपाल के रास्ते नकली नोट चलाने का गैंग काम कर रहा था। पुलिस ने 5.5 लाख से ज्यादा के जाली नोट बरामद किए हैं, जिन्हें गैंग मार्केट में चलाता था। साथ ही बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस भी शामिल है। तो ये गैंग किस तरीके से ऑपरेट होता था और ये गैंग कैसे अपने इस काले धंधे को चलाया करता था, ये उनसे बरामद चीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरा का पूरा नकली नोट का जो कारनामा है वो इन लोगों की तरफ से किया जा रहा था। कुशीनगर पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी सिर्फ नकली नोट के खेल में ही शामिल नहीं, इनकी क्राइम कुंडली इससे कहीं लंबी है। आपको सुनवाते हैं जिले के कप्तान ने आरोपियों को लेकर और क्या खुलासा किया है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिप कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफ़ीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज़ इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीज़ें करते हैं। रुचि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि, अगर सियासत वाले एंगल को अगर एक साइड रखते हैं तो ये मामला कितना गंभीर है और क्या अभी और खुलासे पुलिस इस पूरे मामले में कर सकती है? ये बिल्कुल और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी इस गैंग के 10 लोग पकड़े हैं पुलिस ने
और पुलिस का ये कहना है कि इन 10 लोगों के जरिए जो गैंग के और मेंबर्स हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और ये 10 लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर अब तक ये कितने नकली नोट छाप चुके हैं, ये नकली नोट की सप्लाई कहाँ करते थे, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए थे। तो ये सारे गंभीर मामले हैं क्योंकि पुलिस ने इनके पास से कुछ नेपाली करेंसी भी पकड़ी है। तो जाहिर है ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटरनेशनल गैंग इनका था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब सियासत तो इस मामले में हो ही रही है। जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने अभी हमसे कहा कि सिर्फ 2 नहीं 10 लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं जो इसमें पकड़े गए हैं। तो ये बड़ा आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब इनसे पूछताछ होगी तब ज़्यादा बात इस गैंग के बारे में पता चल पाएगी। जी प्राची। बिल्कुल रुचि, सियासत भी हो रही है। सियासत से इतर ये बड़ा गैंग है जिसका भंडाफोड़ पुलिस की तरफ से किया गया है। आगे सियासत क्या मोड़ लेगी इस पूरे मामले में, जरूर देखना दिलचस्प है। बहरहाल शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कर्नाटक से, जहां सीएम सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को झटका लगा। सीएम सिद्धारमैया की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। एमयूडीए केस में सिद्धारमैया की अर्जी को खारिज किया गया है। जमीन घोटाले में सिद्धारमैया पर अब केस चलेगा, तो इसे बड़ा झटका आप कहिए। करप्शन का मामला है, सिद्धारमैया पर यह मामला दर्ज हुआ, मामला सामने आया। एक अर्जी सिद्धारमैया की तरफ से कोर्ट में लगाई गई, लेकिन इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जमीन घोटाले का जो मामला है वो अब सिद्धारमैया पर चलेगा, यानी ये केस आगे बढ़ेगा, आगे छानबीन की जाएगी, पता लगाया जाएगा एजेंसियों की तरफ से कि जमीन घोटाले के ये तार आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि ये मामला उनके ऊपर ना चले। बाकायदा इसकी एक अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त जुड़ गए हैं। राघवन, जरा विस्तार से समझाइएगा ये मामला कितना बड़ा है और कोर्ट की तरफ से अर्जी खारिज होने के सीधे सीधे मतलब क्या है? जी देख, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्हें उम्मीद थी कि जो पिटीशन उन्होंने फाइल की थी उसको मेंटेन कर लिया जाएगा। पिटीशन ये थी कि राज्यपाल ने एक निजी शिकायत पर सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे। चूंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ जांच के आदेश के लिए राज्यपाल की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि जो सिद्धरामैया के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये कहा था कि ये किसी जांच एजेंसी की रिक्वेस्ट नहीं है, एक निजी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया है और इसमें गवर्नर ने अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड का इस्तेमाल नहीं किया है। 17A के तहत ये निर्देश राज्यपाल की तरफ से दिए गए थे कि सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। इसी को चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने आज साफ साफ ये कहा कि चूंकि मामले में जांच जरूरी है, इसीलिए राज्यपाल के विवेक पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं और इस बिना पर इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब सिद्धरामैया के खिलाफ मामला दर्ज होगा, जांच होगी। अब मामला क्या है संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक जमीन जो है सिद्धरामैया की वाइफ को पार्वती को अलॉट की गई थी। 3 एकड़ 16 गुंठा जमीन है। हालांकि ये जमीन जो है पहले एक लेआउट में उन्होंने खरीदी थी, उसके बाद में ये बताया गया था कि वो लेआउट जो है उसका अधिग्रहण मूड़ा ने कर लिया और उसके बिहाफ पर, उसके बदले में जो जमीन उन्हें दी गई वो बिल्कुल पॉश इलाके में दी गई, जिसकी कीमत जो है 100 गुना से भी ज़्यादा है। यही मामला उठाया गया था और 3 अलग अलग निजी जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने राज्यपाल का दरवाज़ा खटखटाया था और ये कहा था कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जाँच की जानी चाहिए। इसके बाद इस जाँच के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज सिद्धरामैया को कह सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि उनके पास अब ऑप्शन है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दरख्वास्त की कोर्ट से कि कम से कम 2 सप्ताह का उन्हें स्टे मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले को हम खुद स्टे नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अब उनके ऊपर मामला चलेगा और अब उनके पास ऑप्शन ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक जा सके। ठीक है, यानी राघवन ये कहा जा सकता है कि अभी सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये केस तो अब आगे चलने वाला है। इस केस में क्या पड़ते खुलेंगी देखना दिलचस्प होगा। राघवन, अब ये जांच कैसे आगे बढ़ेगी? क्या इसमें पता करने की कोशिश जांच एजेंसियों की तरफ से की जाएगी? से पहले एक जनप्रतिनिधि कोर्ट में याचिका डाली थी कि सिद्धरामैया के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। लोकायुक्ता और कर्नाटका पुलिस को इस बात के निर्देश दिए जाने चाहिए कि सिद्धरामैया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी को फेवर किया है।
कोर्ट ने ये कह दिया क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं इसलिए राज्यपाल का सैंक्शन जरूरी है। राज्यपाल के पास ये तीनों पिटिशनर गए, राज्यपाल से उन्होंने सैंक्शन लिया। उसी सैंक्शन को सिद्धरामैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब जब हाईकोर्ट ने उनकी पिटिशन को खारिज कर दिया है तो जनप्रतिनिधि कोर्ट से अब आदेश आएगा। उसके बाद लोकायुक्ता पुलिस या फिर कर्नाटका पुलिस को सिद्धरामैया के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ेगा। एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद वो पद पर बैठे रहेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जो पार्टी हाईकमान है उन्होंने पहले से ये कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और हम सुप्रीम कोर्ट तक इसको लड़ेंगे। केजरीवाल की तरह क्या सिद्धरामैया भी पद पर बने रहेंगे या फिर उनको पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, ये आने वाले कुछ दिनों में पता। दिल्ली वाली पिक्चर कर्नाटक में रिपीट होगी या नहीं होगी, ये केस कितना आगे तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिलहाल इन तमाम अटकलों के बीच ये कहा जा सकता है कि मुश्किल में है सिद्धरामैया। उनकी अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये केस अब आगे बढ़ेगा। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए।